So welcome to this video. This video is going to be in हिंदी, तो मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ और आज मैं रिव्यू करूंगा सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस इन सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही है कि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जब इंजीनियरिंग की थी, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की थी, तब सिलेबस क्या था और आज अभी सिलेबस क्या है और क्या नए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं कि वही पुराना घिसा पीटा सिलेबस अभी आज भी रखा हुआ है। I think so this video will help you to gain some kind of insights whether you should opt mechanical engineering or not. And if you have opted for it, what can you do to further deepen your knowledge into this field or build your skills, right? And I'll speak in Hindi now. तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं पहली बार जूम यूज कर रहा हूँ अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए। Yeah, I hope it's the right screen which you can see. Let's start. So it's a revision structure, second year mechanical, first term, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, मेटलर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स थे जब मैंने इंजीनियरिंग की थी अपना सेकेंड ईयर। आई थिंक सो मैंने सेकेंड ईयर मुझे किए हुए ऑलमोस्ट अब 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले किया था मैंने और मुझे ये 3 सब्जेक्ट्स थे जितना मुझे याद है, मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। और दिस इज समथिंग न्यू, ये मुझे नहीं था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थी था और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। देन जंपिंग टू द सेकंड सेमेस्टर ऑफ सेकंड ईयर, थियोरी ऑफ मशीन्स 1 था मुझे। आईसी इंजिन्स नहीं था मुझे, क्योंकि जितना मुझे याद है आईसी इंजन्स का जो पार्ट था वो मुझे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में ही इंक्लूड किया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी आईसी इंजन्स पढ़ने की जरूरत भी है, बिकॉज इट्स एन एरा ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आईसी इंजन्स का यूसेज ऑफ कोर्स डाउन होने वाला है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूसेज इंक्रीज होने वाला है। सो इट्स वेरी फनी दैट दे हैव इंक्लूडेड दिस इन द सिलेबस एंड दैट टू एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। बट आई थिंक सो आईसी इंजन्स का मे बी यूज फॉर पावर जनरेशन भी होता है, जनरेटर्स वगैरह ऑपरेट करने के लिए, तो वहां पे उनका यूज होगा, बट नॉट फॉर व्हीकल्स। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, आई थिंक सो ये सिमिलर टू इसका जैसा होगा। ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस, आई थिंक सो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी न्यू सब्जेक्ट है, मैंने ये मेरे पास टाइम पे नहीं था। स्ट्रेंथ ऑफ मशीन एलिमेंट्स, आई थिंक सो इट्स सेम एज सॉम, मेरे टाइम पे सॉम था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो मुझे लगता है ये इसकी तरह होगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी न्यू है। एंड वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये कोई काम का नहीं है, ये बस थोड़ा टाइम पास रहता है और कुछ नहीं। ये तुम्हारा टर्म वर्क रहता है 25 मार्क का, प्रैक्टिकल होते हैं हर। और यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स, राइट, इंडिया में भारत में क्रेडिट पॉइंट्स नहीं होते। यहाँ पे जर्मनी का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स का एक सिस्टम रहता है, तो हर एक सब्जेक्ट को ये सम क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग तुम जज कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट में तुम्हें कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 1 में आप पढ़ोगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कितना यूज में आएगा सॉरी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया है और मुझे अभी याद भी नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्योंकि 8 साल पहले जो चीज आपने पढ़ी होती है वो आपको वैसे भी कुछ घंटा याद नहीं रहता है, अनलेस एंड अनटिल आप ये चीजें यूज कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में और अपने फील्ड ऑफ वर्क में। तो सिंस बिकॉज यू स्टार्ट यूजिंग दैट, तो वो आपको कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में फिर वो बैठ जाता है। लेकिन अगर आपने ये चीजें पढ़ी और आपने कभी यूज नहीं की, तो ऑफ कोर्स माइंड की टेंडेंसी होती है कि नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की, कि वो भूल जाता है। या तो टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी उस चीज को लेकर खत्म हो जाती है, जो कि हम आसान शब्दों में ये भाषा में ये बोलते हैं कि हम भूल चुके हैं। क्लॉशियस स्टेटमेंट मेरे टाइम पे नहीं था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था। परपेचुअल मोशन मशीन 1 एंड 2, यस ये भी था। concept of reversibility and reversible cycle, entropy and principle of increase of entropy। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना कि जैसे अभी मैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देख रहा हूँ यूनिट 1 में, अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स,
तो ये सब्जेक्ट हाईली रिसर्च बेस्ड है। जो आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो उधर हार्डली ये सब्जेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने अपने चीजें डिफाइन कर चुके होते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, और अगर बाय चांस वो वो कुछ मशीन्स यूज कर रही है जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पे काम कर रही हैं, तो उधर आपको कुछ नया नहीं करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तब जाके वो कंपनी 100 या 150 सालों से चली आ रही है, तो आप उसमें वैसे भी कुछ नया कर नहीं सकते। ये सब्जेक्ट का यूज वहां होगा जहाँ पे अगर आपको फ्यूचर में जाके अगर आप पीएचडी करते हो या मास्टर्स डिग्री करते हो, तो आपकी रिसर्च में वो कैसे हेल्प करेगा। तो ये सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च बेस्ड ही है। यूनिट 2 इज अवेलेबिलिटी, ऑलराइट। तो यूनिट 2 का नाम ही अवेलेबिलिटी है। Available and unavailable energy, concept of availability of heat source, all right. It's boring. ये मैंने पढ़ा था, गैस लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड आइडल गैस डेफिनेशन। ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हो, इसका कोई यूज नहीं है, पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो सिलेबस में दिया हुआ है। तो आइडल गैस प्रोसेसेस वगैरह भी मैंने पढ़े हैं, ऑलराइट। एंड न्यूमेरिकल्स होंगे आपको इसमें। अगेन हाईली रिसर्च बेस्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एंड वेपर प्रोसेसेस, वेपर पावर साइकिल, ऑलराइट। फ्यूल्स एंड कंबशन, ये भी था मुझे कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, आई थिंक सो ये उसके फुल फॉर्म से मुझे याद नहीं है। एयर कंप्रेसर्स, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स, अगेन ये थेरेटिकल हो गए ज़्यादातर, ज़्यादा कुछ काम नहीं है इनका। स्टीम जनरेटर्स वगैरह, राइट। एंड टेक्स्ट बुक्स में इधर इन लोगों ने रेफरेंस बुक्स बताई गई हैं, कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ रेफरेंस बुक्स, बिकॉज मुझे पता नहीं अभी कौन से पब्लिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, पर मेरे टाइम पर 2 होते थे, टेक्निकल एंड टेक मैक्स। तो हम लोग वही पढ़ते थे, रट के जाते थे और एग्जाम में लिख के आते थे। तो रेफरेंस बुक्स का जो रोल जो प्ले होता है ना, वो रोल वो ये होता है कि रेफरेंस बुक कभी भी आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे रेफरेंस बुक पढ़ के, क्योंकि रेफरेंस बुक तब यूज की जाती है जब आपको सब्जेक्ट में डीप डाइव इन करना है, और मार्क्स के लिए आपको टेक्निक्स और टेक्निकली पढ़ना पड़ता है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मैंने किया है ये सब, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। रेफरेंस बुक्स मैं उन्हीं सब्जेक्ट के लिए यूज़ करता था जिन सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो मैंने यूज़ किए थे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस बुक्स, लेकिन वो मुझे मार्क्स गेन करने में कुछ हेल्प नहीं किया। तो मार्क्स का डायरेक्ट कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं है रेफरेंस बुक यूज़ करने से, कि आपने रेफरेंस बुक पढ़ी तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप ग्रेड्स बेटर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नॉलेज गेन होगा, आप नई-नई चीज़ें सीखोगे, ज़्यादा डीप में आप वो सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करोगे, जो कि आपको मेबी समवेयर इन द फ्यूचर आपको हेल्प कर सके। लेकिन मार्क्स गेन करने में तो आपको टेक्निकल टेक मैक्स जैसे पब्लिकेशंस ही पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस बुक यूज़ करो। सिर्फ़ उन्हीं कुछ सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो, और उन सब्जेक्ट्स में भी आपको हर एक यूनिट आपको पसंद नहीं आएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्लाई थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हो, इसमें हो सकता है आपको लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन आपको मेबी एयर कंप्रेसर्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चैप्टर लगे, और वाइस वर्सा एज़ वेल। तो अगर आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगता है, तो आप रेफरेंस बुक अपनी लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हो, और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर उस रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, ताकि आपको और थोड़ा उसके बारे में पता चले, क्योंकि उस टॉपिक ने आपका इंटरेस्ट ग्रैब किया है। तो हर एक सब्जेक्ट में ऐसा पक्का होने वाला है कि कुछ यूनिट्स आपको एक्सट्रीमली बोरिंग लगेंगे, और कुछ यूनिट्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे कि जिसमें सब यूनिट्स बोरिंग लगने वाले हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है। सब सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। आप कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड ले लो, उसमें ऐसा ही होने वाला है। ये प्रैक्टिकल बात मैं जो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ये शायद हमको था, और हमारे कॉलेज में शायद बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं था, गैस कैलोरीमीटर था, ऐसा कुछ तो था, या तो दोनों ही नहीं थे, पता नहीं। And yeah, analysis of any thermal system using analysis software. So they haven't specified the analysis software here,
बट दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग टू मी। उसके बारे में आगे भी बात करूंगा। लेट्स जंप टू द सेकंड सब्जेक्ट, मेटलर्जी। मेटलर्जी मेरे टाइम पर भी था। अगेन आई कैन टेल यू जस्ट बाय ब्रीफली लुकिंग एट दिस syllabus that metallurgy again is a highly research based subject and it has nothing to do with practical stuff. तो आप शायद ये मेटलर्जी ये थिंग कभी इंडस्ट्रीज में यूज भी नहीं करोगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये ऑलरेडी ये सब जो भी बताया गया जैसे इंजीनियरिंग मेटल्स एंड अलॉयज, इनके बारे में पढ़ोगे कि अलॉयज क्या होते हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन और उसके बारे में इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन अ सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल, तो इसका एक डायग्राम रहेगा कि सिंगल क्रिस्टल ये होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये होता है। अभी मुझे उतना याद भी नहीं है ये सब क्योंकि कभी यूज ही नहीं किया है। रिक्रिस्टलाइजेशन, कोल्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग, देन टेस्टिंग ऑफ मेटल्स। this is something which I can say is can be interesting to some people because it's easy. आपको जस्ट बस इसमें सा ये सब रटना पड़ता है। ये विकर्स टेस्ट हो गया, रॉकवेल टेस्ट हो गया, हार्डनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट हो गए। Let me check if I can switch to a laser pointer or not. I think so. All right, I had just paused the recording for a few seconds because I wanted to figure out how can I get this laser pointer, which I got now. So yes, so मैं जैसे बोल रहा था कि जैसे टेस्टिंग ऑफ मेटल्स है ये यूनिट 2 में आएगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ये बस एक रटना है आपको ये सब प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट आप जो पढ़ोगे इनका कोई यूज होगा पता नहीं, क्योंकि 4 PN आइजोर टेस्ट ये सब मैंने पढ़ा था। आप क्योंकि कभी ये टेस्ट खुद फिजिकली करोगे नहीं, इनके लिए जो डिफरेंट लेबर्स होते हैं जिनने ITI की ट्रेनिंग ली होती है वो लोग ये सब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं और आपको थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं कोई भी कंपोनेंट को चेक करने के लिए वगैरह। मैंने अपने लाइफ में आज तक सिर्फ एक ही टेस्ट किया है जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आता है, एंड दैट वाज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फॉर रेसिन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। मैंने एक ही बार यूज किया, वो भी तब मुझे याद नहीं था कि मैंने ये कोई टेस्ट पढ़ा भी था, क्योंकि इस टाइम पे मैंने ये किया था। मैंने मास्टर थीसिस में मैंने रिसर्च पेपर फाइंड आउट किए और उसमें से वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, और जो मशीन थी जिससे मैं अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा था उसमें भी पूरा गाइड या मैनुअल ऑलरेडी उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। तो मुझे बस थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा पढ़ा, याद किया जो भी था, और फिर मैंने वो टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया। तो ऐसा यही होगा कि आप ये सब पढ़ तो लोगे लेकिन आप भूल जाओगे, मेरे कहने का मतलब ये है। और कभी फ्यूचर में आपको अगर कभी ये करना पड़े, आपने मास्टर्स डिग्री की और आप मास्टर थीसिस कर रहे हो और आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना पड़े, तो आपको फिर से ये सब वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। पर आपने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कभी, तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा ये वापस से समझना। और अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी आप समझ लोगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एंड एनीवेज आप इंडस्ट्रीज में तो ये कभी यूज़ नहीं करोगे। मैंने एक बार नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस्तेमाल किया है क्योंकि वो मेरा मास्टर थीसिस का पार्ट था। फेरस मेटल्स एंड डेसिग्नेशंस, stainless steel, cast irons, all right, again it's a very highly research based subject, जो आपको इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता लगेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ रट रहे हो तो ये सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इस सब्जेक्ट को ये किया, रेफरेंस बुक रेफर की, तो आई थिंक सो ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ऑलराइट, हीट ट्रीटमेंट, फेरस मेटल्स ये हो गया। हीट ट्रीटमेंट पे जंप करेंगे। ट्रिपल टी डायग्राम, आई थिंक सो टाइम टेम्परेचर डायग्राम होता है ये, टाइम टेम्परेचर। और तीसरा टी का मीनिंग क्या होता है मैं भूल गया हूँ। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, आई डोंट नो। फॉर पॉइंटेड पर्सन कार्बन स्टील ओनली, ओनली लास्ट में नहीं होना चाहिए। पॉइंटेड फॉर ओनली पॉइंटेड पर्सन कार्बन स्टील ऐसा होना चाहिए। ओके, किसे फर्क पड़ता है। नाइट राइडिंग,
कार्बन नाइट्राइडिंग मतलब नाइट्रोजन आप ये कर रहे हो, इन्फ्यूज कर रहे हो. Carburizing again to, I think so, to increase the hardness or the strength of the material. That's why carburizing is done, and nitriding is also done for that, for the very same reason. और nitriding I think so metals में किए जाते हैं, metals में of course क्या करेंगे for, I think so, for manufacturing of tools, ताकि tools की toughness और hardness बढ़ा सके, especially for chisel tools. I think so उसमें nitriding की जाती है, जितना मुझे याद है. I can be wrong. 8 साल पहले पढ़ा था. Powder metallurgy and non-ferrous metals and alloys. Powder metallurgy is something which I will say is interesting because it's closely, somewhat related to additive manufacturing. और पाउडर मेटलर्जिकल कंपोनेंट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक न्यू तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें आप एलॉय फॉर्मेशन वगैरह अच्छे से कर सकते हो. पाउडर मेटलर्जिकल कंपोनेंट्स में उसमें प्रोसेसेस होते हैं कि आप पाउडर पहले एक मोल्ड में डालते हो, फिर हीट प्रोवाइड करते हो, तो पाउडर पार्टिकल्स के सिंटरिंग होता है, वो साइज में ग्रो होते हैं, फिर दो पार्टिकल्स एक साथ, दो तीन पार्टिकल मतलब सेवरल पार्टिकल्स एक साथ बाइंड अप होते हैं, उनका सिंटरिंग प्रोसेस होता है और एक पार्ट बनता है, और फिर आप बाहर निकालते हो. तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस भी, वेरिएबल्स भी मैटर करता है, जैसे हीट आपने कितना प्रोवाइड किया और सिंटरिंग प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं, और कभी-कभी क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं. तो पाउडर मेटलर्जी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग यूनिट हो सकता है मेरे ओपिनियन में. अगेन हाईली रिसर्च बेस्ड. आप शायद कभी ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज में यूज़ भी नहीं करोगे, एंड आई डोंट नो कि अगर भारत में कोई इंडस्ट्री भी है जो पाउडर मेटलर्जी पे काम कर रही है और उसके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है एम्प्लॉइज को इसमें हायर करना. Introduction to advanced materials. This is something very interesting in my opinion, because advanced material like high temperature materials वगैरह, इनका application wise देखा जाए तो इनका यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो एडवांस मटेरियल में ऐसे भी मटेरियल्स आ जाते हैं जो लाइट वेट होते हैं, जिनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है और वेट भी कम होता है. तो ऐसे मटेरियल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं, एरोप्लेन्स एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होते हैं, और कॉन्स्टेंटली इन मटेरियल को डेवलप करना पड़ता है. और क्योंकि उनका फिर कॉस्ट भी देखना पड़ता है कि ऐसे मटेरियल का कॉस्ट कम से कम होना चाहिए और बेनिफिट्स ज़्यादा होने चाहिए उस मटेरियल का यूज़ करने में. तो कंटिन्यूअसली न्यू मटेरियल्स के बारे में रिसर्च होती रहती है. सो दिस इज़ अ हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग यूनिट, एंड अगेन हाईली रिसर्च बेस्ड, बिकॉज़ इसका सिर्फ एप्लीकेशन रिसर्च में है. क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, उधर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मटेरियल्स के बारे में, लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आपको बस पता है. सो ओवरऑल अगर इस सब्जेक्ट को देखा जाए मेटलर्जी को, तो ये पूरा रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपको कोई टैंजिबल स्किल्स नहीं देगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मैकेनिकल में आप जब ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास कोई टैंजिबल स्किल नहीं होता है. जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के पास ये होता है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है, वो लोग ने कोडिंग की होती है, तो उनको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, वो कोड कर सकते हैं. लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास ऐसा कुछ नहीं होता. अब आप बोलोगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर आते हैं, एंसिस, कटिया, सॉलिडवर्क्स ये वगैरह, लेकिन वो यू आर नॉट अ डिजाइनर. डिजाइनर एक बहुत डिफरेंट जॉब होती है. आप जो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये केस है ईयरफोन्स का, आप इसको बस डिजाइन कर रहे हो, इसका मेजरमेंट लेके और आपने कटिया में बना दिया, तो उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, उसको डिजाइनिंग नहीं बोलते हैं. आपको डिजाइन कुछ चीज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज का, जैसे मटेरियल सिलेक्शन से लेकर आप मटेरियल की कितना क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, वो वाला आप उसको यहाँ पे आपने ये काइंड ऑफ उसको फिलेट क्यों दिया है, यहाँ पे अगर मटेरियल हमने कम कर दिया तो उसका, उस डिजाइन का को बनाने में कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा, या तो मटेरियल यूसेज कितना कम हो जाएगा. पूरा इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है कि उसको कितना पैसे लगेंगे, कितना यू नो हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो पार्ट बनाने में, और अगर मैंने यहाँ से मटेरियल निकाल दिया तो मैं कितना मटेरियल मटेरियल सेव कर सकता हूँ.
और कॉस्ट में कितना रिड्यूस कर सकता है। तो वो पूरा एक डिजाइन इंजीनियर का काम होता है। एंड डिजाइन इंजीनियर बनना एक तरह से बोल लो तो एक्सपीरियंस लगता है, कम से कम 10-15 साल इंसान को लग जाते हैं एकदम एक परफेक्ट डिजाइन इंजीनियर बनने में। तो इसको कैसे, मतलब डिजाइन इंजीनियर तुम 4 सालों में तो नहीं बन पाओगे इंजीनियरिंग करके। तुम बस ड्राफ्टिंग कर सकते हो, लेकिन डिजाइन इंजीनियर बनना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। क्या तुम क्या कर सकते हो कि तुम डिफरेंट यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, ताकि तुम माइंडसेट समझ पाओ कि एक डिजाइन इंजीनियर सोचता कैसे है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे तुम भी फिर वही नॉलेज लेकर उस नॉलेज को किसी प्रोडक्ट के लिए इम्पार्ट कर सकते हो। तो तुम एक कोई छोटी चीज डिजाइन कर सकते हो, और तुम उसका मटेरियल सिलेक्शन वगैरह सब कर सकते हो, और तुम बता सकते हो कि तुमने ये चीज की, और उसका रीजन भी दे सकते हो। तो कोई भी इंजीनियरिंग में जब भी कोई चीज तुमको डिजाइन करनी है, दिस इज जस्ट आउट ऑफ टॉपिक, तो तुमको ये प्रूव करना होगा कि तुमने वो जो काम किया है वो क्यों किया है। रैंडमली बस ओपन ग्राउंड में तुम शूट कर रहे हो, उस तरह से डिजाइनिंग नहीं की जाती है। जस्ट 2 cents from my side. Again, if you're interested into this subject, then you should refer to these reference books. If you are not, then I don't recommend you to do that. अगर तुमको ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा बोरिंग लगता है, देन इस सब्जेक्ट के बस रटो, टेक्निकल टेक्मैक्स पब्लिकेशन से एग्जाम में लिखे आओ, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे इसमें अगेन यू नो it's a highly research based subject, practical industrial application इसका ऑलरेडी हो चुका है। दैट्स द रीजन व्हाई आप इसमें कुछ नया नहीं कर सकते। मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये, पर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें वो दे नहीं सकते। तो अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप एक रिसर्च करियर इस फील्ड में चुन सकते हो। I won't go through each and every unit. Bernoulli's equation वगैरह ये सब था मुझे। पिटॉट ट्यूब, वेंचुरीमीटर, ओरिफिसेस ये वगैरह ये सब था। इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। नेवर स्टोक्स इक्वेशन कुछ याद नहीं है, पर नाम याद है। लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर पे आई थिंक सो डिपेंड करता है। लैमिनार फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 4000 आई थिंक सो लैमिनार फ्लो होता है। और फिर बीच में एक इंटरमीडिएट होता है 4000 to 6000, and greater than 6000 Reynolds number मतलब फिर turbulent flow हो जाता है। I think so that those are the right numerical values. But again वो सब पढ़ के भी मतलब मैं आज यूज नहीं कर रहा हूँ वो कहीं पर भी। होपफुली मे बी someday अगर मैंने इसको यूज किया तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह, यहाँ पे भी डायमेंशन एनालिसिस, बकिंगम पाई थ्योरम ये भी पढ़ा था। हाईली रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट, अगर तुमको इस फील्ड में रिसर्च करना है तो ये सब्जेक्ट बहुत में काफ़ी ज़्यादा काम का है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स वगैरह, फ्लूइड्स बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तुम पढ़ोगे कि हम फ्लूइड का यूज़ करके हम एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं, या फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से अगर फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट भी करना है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो हम कैसे पाइप्स वगैरह को डिजाइन कर सकते हैं कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यूज करके ही फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट किया जाए वगैरह वगैरह। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन नहीं है रिसर्च करने में, तो ये सब्जेक्ट तुमको कुछ ज्यादा काम में नहीं आएगा इंडस्ट्रीज में। Lift and drag, classification of drag, this is something which could be interesting to people who are interested into aerodynamics. Development of lift on airfoil, induction of CFD methodology, computational fluid dynamics, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा ये वाला यूनिट 6। और इसके भी 2 पार्ट्स किए गए हैं, बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड फ्लो अराउंड इमर्स्ड बॉडीज। आई थिंक सो ये था हमको लैमिनार टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर्स एग्जैक्टली। तो मुझे एक डायग्राम याद है जहाँ पे एक प्लेट बनी थी, और उसमें डिफरेंट फ्लोज के बारे में दिया गया था। एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, तो सबसे नीचे
कुछ तो लैमिनार फ्लो होता है, फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे टर्बुलेंट फ्लो होता है, ऐसा कुछ तो था। तो आई थिंक सो ये उसकी बात कर रहा, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई डू रिमेम्बर दिस। And the one thing which caught my eye is this C programming. This is something new which was not there at my time. Out of 8 experiment performance 2 must be with C programming. So ये C programming is something जो तुमको एक tangible skill देगा C programming करने में, coding करने में, which is very very important for mechanical engineering, क्योंकि तुम्हारे पास again 4 साल बाद कुछ tangible skill नहीं होता है जो कि तुम यूज कर सको एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने में, टू बिकम एन अट्रैक्टिव एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो अगर तुमको कोडिंग वगैरह आती है, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती है वो तुमको इस बेसिस पे जॉब नहीं देगी, ओके तुमको लैमिनार फ्लो के बारे में पता है, तुमको पता है रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है वगैरह, इस बेसिस पे तो कोई तुमको जॉब नहीं देगा। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं जिससे वो कंपनी पैसा कमा सके, और फिर उस पैसा जो कमाया है, उस प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया उसमें से थोड़ा भाग तुम्हें दे सके, उस वैसे इंडस्ट्रीज काम करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन दिस फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ हाईली रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट। तुम इसमें कुछ इंडस्ट्रियल बेस्ड तो तुम कुछ कर नहीं सकते, मतलब अगर तुमको इंडस्ट्रीज में घुसना, किसी कंपनी में घुसना है, तो तुम फ्लूइड मैकेनिक्स के बलबूते पे नहीं घुस सकते। ठीक है, तुमने पीएचडी किया उसके बाद शायद तुम घुस सकते हो, लेकिन बी करके नहीं। ऑलराइट, अगेन रेफरेंस बुक्स। अब मैंने ये सब्जेक्ट का कभी भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ये मुझे याद है, मेरे टाइम पर भी था ये। डिटर्मिनेशन ऑफ माइनर लॉसेस ड्यू टू पाइप फिटिंग्स, की पाइप में ऐसा कर्व आ गया, एक्सपांशन आ गया, एल्बो आ गया, मतलब तो कैसे लॉसेस होते हैं एनर्जी में, आई थिंक सो, due to pipe fittings. But what minor losses in what? I think so energy, in kinetic energy maybe. Kinetic energy of fluid. Okay, now let's jump to machine drawing and computer graphics. This is a new subject. This was not there at my time, and I'm extremely sorry. Geometry tolerances ये था मुझे, और मुझे आज तक ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। उस टाइम पर तो यू नो इंटरनेट नहीं था उतना, और मैं जब थर्ड ईयर में गया तब जियो आया था, लेकिन उसके पहले नहीं था। तो उस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, वरना मैं बहुत कुछ सर्च किया होता, सर्कुलैरिटी, सिलिंड्रिसिटी, ये सब पढ़ने में, समझने में, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस अभी भी कर सकता, लेकिन अब मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड में काम करता हूँ। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड yeah, this is something which is related to programming, script file programming. All right, this is something which can be interesting, but anything which is related to programming, and that too for mechanical engineering, is always interesting in my opinion, because again this is something which gives you some kind of a tangible skill, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लॉजिक है कि कोडिंग कैसे की जाती है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खोल देता है ऑटोमेटिकली, कि तुम्हारे पास फिर एक टैंजिबल स्किल आ जाता है जो तुम अपने एम्प्लॉयर को शो ऑफ नहीं, मतलब दिखा सकते हो, डिपिक्ट कर सकते हो, एंड उस बेसिस पे तुमको जॉब मिल सकती है। तो अल्टीमेटली हमारा इंजीनियरिंग करने का गोल तो यही होता है कि हमको एक फुल टाइम जॉब मिल जाए। बाद में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद अगर आपका मन इच्छा करती है कि मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा वगैरह, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जब तुम ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तब तुम्हारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, और एक जॉब, अच्छी खासी जॉब मिलने पर होना चाहिए। उसके बाद तुमको अगर अपनी कंपनी खोलनी है, खुद की कंपनी खड़ी करनी है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। आई मीन इंडिया नीड्स मोर entrepreneurs than job seekers. So this is something which is interesting to me, I think so. I don't know which programming language are they going to use in this one, script file programming, so I don't have any idea regarding that, but this could be something of interest. Machine learning and computer graphics, ये subject पढ़ने लायक है एटलीस्ट।
पर इसका कोई थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, देयर इज नो थ्योरी एग्जामिनेशन, ओनली प्रैक्टिकल एंड 25 मार्क्स जो चाटने पे मिलते प्रोफेसर के। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज में तो ऐसे ही था। मशीन ड्राइंग, आई थिंक सो ये मशीन ड्राइंग वगैरह ये सब रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज डिपेंड करता है कि ये कब लिखी गई थी। एनडी भट्ट की आई थिंक सो मेरे पास मशीन ड्राइंग की बुक थी, आई थिंक सो। और आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेट मी चेक कि एनडी भट्ट, हाँ हाँ हाँ, okay, I stopped sharing my screen, I'm sorry for that, I'm extremely sorry. Right, Andy Bhatt, okay, let it be. I mean, uh just a second, I'll just switch my mouse. All right. I mean, मशीन ड्राइंग में तुम, डिपेंड्स, अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम इसकी रेफरेंस बुक ले सकते हो। ऑलवेज गो फॉर रेफरेंस बुक्स ओनली फॉर दो सब्जेक्ट्स इन विच यू आर हाईली इंटरेस्टेड। अगर तुमको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में, तो ही उसकी रेफरेंस बुक लेना, नहीं तो सब सब्जेक्ट की तो रेफरेंस बुक लेने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। वो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा, कि तुमको और दूसरी चीजें भी करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फाइल्स बनानी होती है, जो कि टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, जो कि सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में होता है, कि तुमको असाइनमेंट्स देते हैं तुम्हारे प्रोफेसर्स, और वो तुम बस एक बुक में तुमको कॉपी करना पड़ता है, वही क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में, या फाइल्स रहती हैं उसमें तुमको डायग्राम्स बनाने होते हैं और फिर उसके बारे में लिखना होता है। पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है वो। पता नहीं किस गधे ने ये सिस्टम बनाया है और उसको क्यों लगता है इससे स्टूडेंट्स कुछ सीख भी रहे हैं। और अगर आज भी वो चला आ रहा है, तो भाई उस गधे को रिप्लेस करो जो सिलेबस बना रहा है, और किसी एक ऐसे इंटेलिजेंट इंसान को डालो जिसको पता है कि स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए। कि वो लिखने में और डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट करने के जगह, अगर प्रोफेसर हर एक स्टूडेंट को ये एक मिनी थीसिस दे या मिनी प्रोजेक्ट करने के लिए दे, कि तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर मेटलर्जी में तुम कोई भी यूनिट ले लो, और उस यूनिट पे तुम थोड़ा डीप डाउन रिसर्च करो, रेफरेंस बुक पढ़ो उस यूनिट से रिलेटेड, और एक रिसर्च पेपर्स पढ़ो, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लेके आओ, उसके ऊपर एक थीसिस लिखो, एक मिनी थीसिस लिखो, और उसमें तुम पूरे सेमेस्टर तुम उस पे काम कर सकते हो, तो तुम्हें उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, रादर देन वो फाइल्स बनाना और वो प्रैक्टिकल्स लिखना वगैरह। वो टोटल टोटल टाइम वेस्ट है। और जिस गधे ने भी ये ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है, और जो गधे आज भी इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। और खासकर ये 75% का जो अटेंडेंस का जो सिस्टम रखा है, जिसमें घटिया से घटिया प्रोफेसर आके कुछ भी पढ़ाते हैं, जिनको खुद भी घंटा कोई नॉलेज होती नहीं है, और वो स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट करते हैं, ये सब पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके, एंड वो अपने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गिन सके। बिकॉज जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जहाँ पे एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी के लिए, कि तुमको 8 घंटे लेक्चर्स अटेंड नहीं करने होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि तुम कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हो पर सेमेस्टर। तो वीकली तुमको या 2-3 घंटे ही, वीक में बात कर रहा हूँ मैं, वीकली 2-3 घंटे ही तुमको लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, टोटल वीक में 5 दिन। और यहाँ पे वीक 5 दिन का होता है, हमारे इंडिया में वीक 6 दिन का होता है, सैटरडे को भी ये लोग कॉलेज रखते थे हमारे टाइम पे। तो इतना टाइम वेस्ट होता था भाई, उसका तो हद ही है। तो जर्मन्स का ऐसा होता है कि वो लोग 4 सालों में किसी भी इंस्टीट्यूट में वो लोग अप्लाई करते थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और उधर जाके वो लोग काम करते हैं। जब उनके लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो उनको 4 साल ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिलता रहता है उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो बाय द टाइम दे ग्रेजुएट, उनके पास ऑलरेडी 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, और साइमल्टेनियसली वो लोग मनी भी अर्न करते हैं, पैसे भी अर्न करते हैं। जो ये सब अपॉर्चुनिटीज टीयर 3 कॉलेजेस को वालों को नहीं मिलती हमारे हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर ठीक है वो अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स का टाइम मत वेस्ट करो अपने घटिया लेक्चर्स अटेंड करवा के, और वो फालतू के असाइनमेंट्स और फाइल्स के पेजेस भरवा के।
इन द एंड वो कचरे में ही जाना है। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ सीखते हैं, उनको एटलीस्ट इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी उनमें जनरेट होती है कि हम इस प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करें, राइट? वो ज़्यादा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के अमंग और अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है? इस तरीके से काम किया जाता है, ना कि स्टूडेंट्स को उनका गला पकड़ के बिठाया जाता है 75% अटेंडेंस करो, नहीं तो हम तुमको फाइन भरने बोलेंगे। हमारे ठीक है, वो सब मैं डिस्क्लोज़ करके भी क्या करूँ? हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि जिसका 75% अटेंडेंस नहीं है, उसको फिर लाइब्रेरी में बुक्स डोनेट करनी होती थी, ठीक है? हाँ, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आई डोंट नो, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, तो मुझे उसका कुछ आउटपुट भी चाहिए। लेकिन 4 साल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सीखा भी है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई डिड फ्रॉम माय साइड, व्हाट आई ट्राइड डूइंग फ्रॉम माय साइड। जितना मैंने 2 साल यहाँ मास्टर्स में सीखे, जितने भी साल लगे मुझे मास्टर्स करने में, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मुझे ऑलरेडी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की गई वैसी। हमारे जो भारत देश में जो टियर 3 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको नहीं मिलती उतनी अपॉर्च्युनिटीज़। आई विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। Let's jump to our syllabus review. Engineering mathematics, again an interesting subject. Linear differential equations is something which you will use if you prefer to work in the field of machine learning or data science in the future. Laplace transformation तुम use करोगे अगर तुम electronics background से हो, तो वहाँ पे तुम्हारा काम में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स में भी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ होगा, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म वगैरह, तो ये सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। तो ये जब तुम मैकेट्रॉनिक्स पढ़ोगे फ्यूचर में, तो ये काम में आएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोई यूज़ नहीं है, जो कि मुझे याद है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगेन मुझे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग लगता है। एंड आयरॉनिकली मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड में, आई मीन। एंड अगर आपको भी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में फ्यूचर में काम करना है, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड बी फोकसिंग अपॉन एज वेल। पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये सब बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है स्टैटिस्टिक्स। मे बी आई it's because of the professors who taught me the subject, maybe। पर अगर उस टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था उतना, अगर रहता तो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था वो सब चीज़ों का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो। बेसिकली पुणे यूनिवर्सिटी के लिए आपको रेफरेंस बुक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे टाइम पे मैंने स्कोर किया था इसमें, आई थिंक सो, अभी कितने मार्क्स का है ये? 100 मार्क्स का है ये? यस। आउट ऑफ 100 मुझे मिले थे 92, और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था उसकी वजह से, बिकॉज़ मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि 50 मार्क्स का थियरी पेपर था और 50 मार्क्स का ऑनलाइन था। सेकंड ईयर में 50 मार्क्स का ऑनलाइन होता है। वैसे यूजुअली 25-25 के 2 ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे 50 मार्क्स का एक ऑनलाइन था, और उस 50 मार्क्स के ऑनलाइन में मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, ये इंसिडेंट हुआ था कि मुझे 4 क्वेश्चन्स इनवैलिड आए थे 2-2 मार्क्स के, राइट? और मैंने उनको, मतलब ऐसा था कि वो क्वेश्चन था और जो 4 ऑप्शंस थे उसमें, वो चारों के चारों मैच नहीं हो रहे थे। तो इनवैलिड क्वेश्चन था वो। तो मैंने उनको इनवैलिड मार्क किया और मुझे उनके मार्क्स भी नहीं मिले। तो मैंने ऐसे 8 मार्क गँवा दिए और मुझे फिर 92 मिले आउट ऑफ 100, वरना मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकता था। एनीवेज़ इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस टू मी नाउ। सो आई मीन, और आपको मार्क्स के पीछे तो भागना भी नहीं चाहिए, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। आई मीन इट्स अ वेरी क्लीशे एडवाइस, टिपिकल एडवाइस, सॉरी, बट you know, sometimes you just have to hear the same things again and again so that you can remind yourself, because you often tend to forget things which are of importance. So again, engineering mathematics 3 लाइफ में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, कुछ यूनिट्स आपको हेल्प करेंगे अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग।
वगैरह. Still a lot, still a very interesting subject, I would say. Okay, let's jump to manufacturing process. Manufacturing process, until now हमने बस वही सब्जेक्ट डिस्कस किए जो रिसर्च बेस्ड होंगे. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट है जो एक कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक वो है आइडेंटिटी, एक पहचान है. I'll just drink some water. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. अब इसमें पहला यूनिट जो मुझे दिख रहा है कास्टिंग प्रोसेस, राइट. अब प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड तो है, लेकिन ये आपको कोई टैंजिबल स्किल नहीं देगा. आई मीन कास्टिंग प्रोसेस आप जाके इंडस्ट्री में आपको कोई हायर इसलिए नहीं करेगा ताकि क्योंकि आप कास्टिंग प्रोसेस कर सको, वो लेबर्स का जॉब होता है, राइट. तो अगेन प्रॉब्लम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यही है कि कोई टैंजिबल स्किल आपके हाथ में अगर आएगी तो वो सिर्फ कोडिंग है. अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आप कोडिंग का इस्तेमाल करके कास्टिंग प्रोसेस को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, वो एक स्किल है. मुझे अभी याद है कि कास्टिंग प्रोसेस की मैंने एक जॉब ओपनिंग देखी थी, मास्टर थीसिस की ओपनिंग थी वो BMW में, या तो मर्सिडीज बेंज में थी, आई डोंट रिमेम्बर. आई थिंक सो जिंदलफिंगन में थी, मर्सिडीज बेंज में. वो भी मास्टर्स डिग्री पोजीशन थी जिसमें कास्टिंग से कुछ रिलेटेड था. उसमें रिसर्च करना था कि उन्होंने कंपोनेंट वगैरह कुछ तो वो बना रहे हैं कास्टिंग प्रोसेस से, और वेदर वो कंपोनेंट कास्टिंग प्रोसेस से बनाना चाहिए कि नहीं. वो मास्टर थीसिस पोजीशन थी मर्सिडीज बेंज में. तो वो एक ही पोजीशन थी, बहुत स्पेशल पोजीशन थी वो. मतलब यूजुअली ये सब बहुत लिमिटेड फील्ड्स होती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है. ऑलराइट. कंप्यूटर साइंस का ये फायदा ये होता है वो लोग कोडिंग सीखते हैं और फिर वो लोग घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो वो कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके. लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर वाले कास्टिंग पढ़ के क्या कास्टिंग प्रोसेस थोड़ी ना करने लगेंगे कि तुम लोग मोल्ड खरीदने लगो और फिर वो मेटल को मोल्ड मेल्ट करके फिर उसमें कास्टिंग प्रोसेस कर रहे हो. आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपको करना है सॉरी, आपको करना है तो आप करो, लेकिन उसमें पैसे भी बहुत लगेंगे और उसका आउटकम कुछ नहीं होगा. उसका आउटकम आई मीन आपको बस कास्टिंग प्रोसेस करना आता है, लेकिन ऑलराइट इट्स लो पेड स्किल. कोडिंग में आपको क्योंकि सोचना पड़ता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो always try to combine programming with whatever you learned in your mechanical engineering field. Always try to do that. Always try to create this combination, because this combination is something which is very deadly. Metal forming process again, रटना है ये सब आपको. आपको ये सब वैसे भी कुछ याद रहने वाला है नहीं, और आप कितना यूज करोगे अपनी लाइफ में वो भी मैं बता नहीं सकता अभी. लेकिन हाँ, ये हाईली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. जॉइनिंग प्रोसेस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, बिकॉज मैंने जब मास्टर्स डिग्री की थी तो मैंने वेल्डिंग नाम का एक पूरा सब्जेक्ट था हमको. यहाँ पे तो सिर्फ एक यूनिट है, पर मुझे वेल्डिंग नाम का एक पूरा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने बहुत डिफिकल्ट था वो सब्जेक्ट. वेल्डिंग डिफिकल्ट था, और मैं टॉप 5 में था आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट के टॉप स्कोरर्स में, टॉप 5 स्कोरर्स में था में से. एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. इट विल रिमेन विथ मी टिल द डे आई डाई. वेल्डिंग, एंड मैंने ये सब पढ़ा है. गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, submerged metal arc welding, submerged arc welding, stud welding. Resistance welding is something of interest to me because मैंने इस फील्ड में अपनी मास्टर्स डिग्री, अपनी मास्टर थीसिस की है. दिस रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग. इसके डिफरेंट टाइप्स होते प्रकार होते हैं: सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग. प्रोजेक्शन वेल्डिंग आप जैसे कि जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो वो जो Einkaufswagen होता है, जिसको हम लोग ट्रॉली बोलते हैं इंग्लिश में, जर्मन में Einkaufswagen बोलते हैं. जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो वो उनके जो रॉड्स रहते हैं ना, वो शायद प्रोजेक्शन वेल्डिंग से वेल्ड किए जाते हैं. तो बस जस्ट फॉर एन एडिशनल इंफॉर्मेशन.
तो प्रैक्टिकल सिनेरियो है। देन यूज ऑफ एडेसिव्स, आई थिंक सो कि मेरे टाइम पर एडेसिव्स, यूज ऑफ एडेसिव्स के बारे में नहीं था कुछ भी, क्योरिंग प्रोसेस वगैरह। तो एक मैं यहाँ पे नॉलेज इम्पार्ट कर सकता हूँ कि एडेसिव जॉइनिंग के एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे आप जिन जो टू कंपोनेंट्स को आप जॉइन कर रहे हो एडेसिव से, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग में क्या होता है, आपको मेल्ट करने पड़ते हैं, आपको हीट इम्पार्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स आप जॉइन कर रहे हो उनके माइक्रो स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं वेल्डिंग की वजह से। लेकिन एडेसिव जब आप यूज करते हो तो आप हीट इम्पार्ट नहीं कर रहे हो, और हीट इम्पार्ट कर रहे हो लेकिन सिर्फ एडेसिव के लिए, तो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं होते कंपोनेंट में। तो ये एक एडवांटेज है एडेसिव यूज करने का। तो जिस फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक को वेल्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे आप एडेसिव यूज करते हो। लेकिन एडेसिव जॉइंट का डिसएडवांटेज ये है कि वो वीकर होते हैं वेल्ड जॉइंट से। तो ये सब मैंने पढ़ा था अपने वेल्डिंग का जो सब्जेक्ट था उसके टाइम पर, और मुझे बहुत सारी चीजें अभी भी याद हैं कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो सब्जेक्ट। और मैं अगेन मैं when I was one of the top scorers in that subject, so and I also did my master thesis into this field. It was related to welding, but it was mostly it was related to machine learning in welding. So yeah, unit 4 central lathe machine, ये नया सब्जेक्ट है इसमें, ये मुझे नहीं था। एंड आप इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल लेथ एंड टाइप्स ऑफ लेथ, ये पूरा रट्टा दिख रहा है मुझे। लेथ मैकेनिज्म, थ्रेड कटिंग एंड टेपर टर्निंग मेथड, simple numerical on calculation of machining time. I think so, the problem is यहाँ पे जो ये simple numerical है ना, why not complex numericals? I mean, when something is complex and you learn how to solve that complex thing, that generates interest into that subject. The problem, ये सिलेबस बनाने वाले का प्रॉब्लम ये है कि इन लोग की हमेशा टेंडेंसी ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम ग्रेजुएट कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तब ग्रेजुएट होंगे जब हम कोई सिंपल चीज रख दें, तो हम अपने स्टैटिस्टिक्स दिखा सके कि पुणे यूनिवर्सिटी में से इतने सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं सक्सेसफुली इतने मार्क्स के साथ। तो वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस है ना, वो राइज करता है। लेकिन यही जर्मन एजुकेशन सिस्टम की देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं एक यूनिवर्सिटी के, वो पूरी जिंदगी लगाते हैं किसी फील्ड में रिसर्च करने के लिए, अपने पीएचडी कंप्लीट करते हैं और पोस्ट डॉक्टरल करते हैं, और फिर उन्होंने जो भी पढ़ा है वो एज अ सिलेबस वो लोग डिजाइन करते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है इस फील्ड को समझने में। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आएंगे मेरे पास वो मेरी रिसर्च के बारे में पढ़ें। और उनका हमेशा काफी कभी कभी प्रोफेसर्स का ये रहता है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा ग्रेड्स ना मिले, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पास ही नहीं कर पाए सब्जेक्ट। जर्मनी में ऐसा सीन है, आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स में अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो आई थिंक सो ग्रेड्स तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जर्मनी में ग्रेड्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए। तो क्योंकि प्रोफेसर का ऐसा रहता है कि मैंने इतनी मेहनत की है ये फील्ड को समझने में, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे रिसर्च के बारे में पढ़े वो कुछ सीख कर जाए। और उनका इंटेंशन ये नहीं रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट्स बकरियों की तरह निकालना। लेकिन इस केस में तो यही होता है, ये रियलिटी है। मिलिंग, ड्रिलिंग, प्लानिंग एंड बोरिंग मशीन्स, ये था मुझे भी। आई थिंक सो ड्रिलिंग मशीन में ये ट्विस्ट ड्रिल ज्योमेट्री, इसका एक डायग्राम होता है और जिसमें आपको एक ट्विस्ट ड्रिल दी जाएगी, और उसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को नेम करो कि ये ट्विस्ट ड्रिल का ये पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, फिर शैंक होता है जो कट करता है, ड्रिल का टिप होती है उसको नेमिंग करो वगैरह। ये मेरे टाइम पर भी था। आई मीन जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज के लिए है ये। मतलब आपको बस पता होना चाहिए, बस इतना ही है। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आई थिंक सो ये सब वो होती है। हॉरिजॉन्टल फीड होता है, वर्टिकल फीड होता है। टाइप्स ऑफ ड्रिल्स, ड्रिल बिट के बारे में होगा वो, स्पीड, फीड ऑफ ड्रिल, अगेन सिंपल न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट मशीनिंग टाइम। ये सीख कर आपको ये आना चाहिए कि आप मशीनिंग टाइम रिड्यूस कैसे कर सको, कि आप ऐसे कौन से वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सको कि मशीनिंग टाइम रिड्यूस हो, कि जितना कम मशीनिंग टाइम होगा उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो जैसे कि एक पार्ट है, अगर का एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके मशीनिंग टाइम को फॉर एग्जांपल
2 मिनट्स से 2 मिनट्स लग जाते हैं। तो अगर आपने 2 मिनट का 1 मिनट 30 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट सॉरी 30 सेकंड्स कुछ तो कर दिया, तो 30 सेकंड हर एक कंपोनेंट पे मशीन बचा रही है। मशीन का तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फिर जनरेट कर सकती है। तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि वो आप कैसे सीख सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि ये ड्रिल बिट की ज्योमेट्री जानना ये वगैरह ये बहुत बेसिक स्टफ है और आप ये भूल भी जाओगे और इसका कोई काम नहीं है। मतलब आप वापस से पढ़ोगे तो आपको वापस से याद आ जाएगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? तो कभी भी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज है, फॉर एग्जांपल रेजिन स्पॉट वेल्डिंग की नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस रेजिन स्पॉट वेल्डिंग को मोर एंड मोर एफिशिएंट कैसे बना सकते हो। और आप जैसे उसमें आप डेटा साइंस इंक्लूड कर सकते हो, मशीन लर्निंग इंक्लूड कर सकते हो। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके मैं रेजिन स्पॉट वेल्डिंग को और एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव और सेफर कैसे बना सकूँ। तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रेजिन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस काम कैसे करता है और आपको फिर एक्स्ट्रा नॉलेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ करके डेटा कलेक्ट करके फिर आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, इनसाइट्स जनरेट कर क्रिएट कर सकते हो और फिर उस प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो आपका ऐसे माइंडसेट होना चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन्स अगेन ये मेरे टाइम पे भी था आई थिंक सो, और मैंने यहाँ पर भी ग्राइंडिंग व्हील्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो ग्राइंडिंग व्हील बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो वो एक व्हील होता है जिसके ऊपर एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, छोटे-छोटे बहुत पार्टिकल्स होते हैं एंड दोज़ आर बेसिकली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग समथिंग, ग्राइंडिंग करके उसका माइनर फिनिशिंग देना, पॉलिशिंग करना या तो उसका अ साइज़ थोड़ा बहुत बदलना। तो यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था जिसमें ग्राइंडिंग व्हील था और ग्राइंडिंग व्हील का एक क्रेन के ऊपर जो फोर्सेस लगते थे और उसका वेयर आउट कैसा होता था वो उसके बारे में मैंने यहाँ पे अपने मास्टर्स डिग्री में पढ़ा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता था कि ग्राइंडिंग व्हील है, उसपे रोटरी मोशन भी लग रहा है और एक यहाँ से फ़ोर्स लग रहा है, कटिंग फ़ोर्स यहाँ से लग रहा है एंड उसका वेयर एंड टेयर कैसा हो रहा है और उसको वापस से ग्राइंडिंग व्हील को अ, उसका एक टर्म था मैं भूल गया हूँ। अ, वापस से ग्राइंडिंग व्हील को शार्पन कैसे करना आई थिंक सो, ताकि न्यू ग्रेन्स बाहर आ सके क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील ओवर टाइम यूसेज पे उसका वो वेयर आउट हो जाएगा, तो न्यू ग्रेन्स फिर वापस से उसमें वो करना होते हैं, लाने होते हैं, तो वो कैसे किया जाता है? आई थिंक सो दैट्स रिफर्बिश करना ग्राइंडिंग व्हील का, आई डोंट नो। ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, एग्ज़ैक्टली ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स। तो वो भी था मुझे। तो अगेन जो जिस चीज़ की मैंने बात की कि एक ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील में एक ग्रेन है, उसके ऊपर कौन-कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक रिसर्च टॉपिक है यहाँ पर। तो वो जानकर आप क्या कर सकते हो कि ग्राइंडिंग एक ग्रेन पे कौन-कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस को आप मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो। अगर आपने उन फोर्सेस को मिनिमाइज़ कर दिया, तो ग्राइंडिंग व्हील की जो लाइफ है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको तो आप जो ग्राइंडिंग व्हील प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करोगे, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। राइट? तो ऐसे किया जाता है, तो वो आपको उस डायरेक्शन में आप वो काम कर सकते हो या रिसर्च कर सकते हो और फिर कंपनी जो ग्राइंडिंग व्हील्स बनाती है, उनको फिर इस नॉलेज से फ़ायदा होगा। वो फिर उसी मेथड से ग्राइंडिंग व्हील्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिव हो सके कंज्यूमर के लिए। तो एक बार आप किसी फ़ील्ड में घुसते हो ना, तो आपको बहुत सारे न्यू-न्यू इनसाइट्स मिलते हैं, नया नॉलेज मिलता है। क्योंकि जस्ट बाय लुकिंग एट दिस कि ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, क्या ग्राइंडिंग बस ग्राइंडिंग करना होता है, हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आप जब आप मास्टर्स डिग्री करोगे तो आपको और नॉलेज मिलता है उसमें। ऑलराइट, so that's it. I won't jump to the subject of second semester as of now because this video is already 30 minutes or more. I don't know. I can't see the timestamp here. But yeah, तो इन द एंड मैं ये इतना बोलना चाहूँगा कि मैं दिस वाज़ जस्ट बेसिक रिव्यू ऑफ व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन एज़ ऑफ नाउ इन द सिलेबस स्ट्रक्चर। और मैं ये इसलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे जानना था कि 8 सालों में इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए कि नहीं, और मेरा फीडबैक ये होगा कि हाँ, एक चेंज ये है था कि एक नया सब्जेक्ट जो मैंने देखा और इन्होंने प्रोग्रामिंग पे कोडिंग पे अभी फ़ोकस करना थोड़ा बहुत शुरू किया है।
बाकी सब सब्जेक्ट्स आई थिंक सो दे आर मोस्टली द सेम। आई थिंक सो उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, या कोई एडिशनल चीजें अपग्रेड नहीं किया गया है। इनफैक्ट आईसी इंजन्स को डाल के उनने और आपको टाइम में बैक पुश कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आईसी इंजन अभी पढ़ के भी कोई फायदा है। लेकिन ठीक है, हाँ, नॉलेज होनी चाहिए ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल की वगैरह। वो कितना ज्यादा हेल्प करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये तो सिर्फ सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। आई थिंक सो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी मुझे देखना बहुत जरूरी है बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स। पर काफी ज्यादा अच्छा था, लगा मुझे, अच्छा लगा करके ये सब। बेसिकली मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इन द एंड अगर इसको समराइज करना है तो जो जो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए कि रेफरेंस बुक पढ़िए, लेकिन सिर्फ वही रेफरेंस बुक पढ़ो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट में हर एक यूनिट इंटरेस्टिंग लगेगा। फॉर एग्जांपल मेटलर्जी में, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि यूनिट 1 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मे बी आपको वो इंटरेस्टिंग लगे एज कम्पेयर टू सम अदर यूनिट्स में बस ये गैस लॉस पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको वो यूनिट इंटरेस्टिंग ना लगे। और मे बी फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एयर कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ रहे हो और वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे। आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स में था, एयर कंप्रेसर्स पता नहीं किस में था, पर था। तो हो सकता है सब यूनिट्स में आपको सब इंटरेस्ट नहीं आए, लेकिन कुछ यूनिट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे तो उसके आप रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो, और वही पर्टिकुलर टॉपिक रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो फॉर योर ओन सेक ऑफ नॉलेज, फॉर योर ओन सेक। या कुछ गलत बोल दिया इंग्लिश ठीक है, but it would definitely help you, like if you are extremely interested into that subject, it won't help you to get any kind of good grades or something. मैंने क्योंकि करके देखा है ये, मैं बी में मैंने रेफरेंस बुक्स यूज किए हैं और उनका कोई ग्रेड से तो डायरेक्ट कोरिलेशन तो बिल्कुल भी होता नहीं है। तो आई वुड से कि रेफरेंस बुक पढ़ना है तो सिर्फ कुछ टॉपिक्स के लिए पढ़ना, सब टॉपिक्स के लिए नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और रेफरेंस बुक में बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें दी होती हैं जो आपको मार्क्स के लिए तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। फॉर योर ओन नॉलेज वुड डेफिनेटली हेल्प यू, बट फॉर गेटिंग गुड ग्रेड्स इट्स ऑफ नो यूज, and it will waste a lot of time if scoring marks is the only goal which you have, if that's what your purpose is. But if you want to gain some deep knowledge into that field, then you should definitely refer to reference books, and not रेफरेंस बुक में भी मतलब नॉट फॉर सब यूनिट्स के लिए नहीं बिल्कुल भी। जैसे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपको यूनिट 1 था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मे बी आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन यूनिट 3 जो था जिसमें गैस लॉस थे, एवोगाड्रोस लॉ, आइडल गैस इक्वेशन वगैरह, वो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो उसके बारे में मत पढ़ो। तो सिर्फ यूनिट 1 का जो टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका जो रेफरेंस बुक है वो टॉपिक उसमें से वो उठा के पढ़ लो। ऐसे आप अपना डिजाइन कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आगे आगे आप बढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और आपको धीरे धीरे जॉब मार्केट भी समझ में आएगा, क्योंकि जॉब मार्केट में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ के गए तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अगर आपको रिसर्च फील्ड में घुसना है तो। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमारे देश में टियर 3 कॉलेजेस में रिसर्च होती है। सो या, and also learn programming. That's the only advice which I can give to you as of now. So that's it for this video. I think so it's gonna be a very long video. And I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो, या आपको मजा आया हो देख के मैंने जिस बीच बीच में जो भी इंसाइट्स दिए वगैरह। And if you like to watch more of such videos, please let me know in the comment section. And आप हमेशा अपने questions मुझे पूछ सकते हो comment box में। And see you next time, and goodbye.